हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स के सितारे। देखो, आपने अगर शायद इसके दोनों पार्ट देख लिए हो तो बहुत बेटर है, तो ही आज का वीडियो आप समझ पाओगे। पहले प्लीज उसको जाके देखना। और आज से हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका पार्ट 3 है। देखो, टॉपिक्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, पूरे वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स ही कवर करने की कोशिश करेंगे, पर आप पूरे एंड तक वीडियो जरूर देखना, तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किनके 4-5 है, उसी के ऊपर पूरा ओसी डिपेंड है। आप देखना सारे चैप्टर्स वही के वही रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पहले प्लानिंग, प्लानिंग आपका 3rd चैप्टर है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, वो आपका 4th चैप्टर है। फिर 5th चैप्टर अपना स्टाफिंग। फिर 6th चैप्टर है अपना डायरेक्शन, और 7th चैप्टर है अपना कंट्रोलिंग। देखो, बुक के अंदर आपके बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में समझाया हुआ है, इसके लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए हम उसके लिए टाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले इतना ही समझ लेते हैं, प्लानिंग हमारा कौन सा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको प्लानिंग करना सबसे पहले जरूरी है। और लास्ट स्टेप हमारा आता है कंट्रोलिंग, मतलब सारी चीजें करने के बाद, प्लान करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, स्टाफिंग करने के बाद, डायरेक्शन देने के बाद, लास्ट में क्या आता है, सब चीजों को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। विदाउट कंट्रोलिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे, और प्लानिंग के बिना आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप दोनों मेन है, इसके लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन। देखो, कोऑर्डिनेशन एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आएगा। देख लेते हैं ध्यान से। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, देखो, मार्जिनल प्रोसेस इंक्लूड्स फंक्शन ऑफ प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। मार्जिनल प्रोसेस क्या होते हैं, मार्जिनल फंक्शंस क्या होते हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारे हमारे क्या है, मार्जिनल फंक्शंस। उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके फंक्शंस को, उसकी प्रोसेस को जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक लेके जा रहे हैं, वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन। जब तक हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हम प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज यूजफुल इन अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हम अपनी प्रोसेस को सही तरह लेके जा रहे हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, अचीव होंगे। कोऑर्डिनेशन के साथ करें तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, अचीव होंगे। ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बिजनेस एक्टिविटी बिकम इजी। कोऑर्डिनेशन के वजह से आप अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलोगे तो आपको अपनी पढ़ाई इजी लगेगी। आप जितना अचीव करना चाहते हो, जितने मार्क्स अचीव करना चाहते हो, वो आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, फिर क्या है, उसका मीनिंग देख लेते हैं। टू ब्रिंग हार्मोनी अमॉन्ग्स दी डिफरेंट वर्क डन बाय डिफरेंट एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। वापस पढ़ो, देखो क्या लिखा है, टू ब्रिंग हार्मोनी अमॉन्ग द डिफरेंट वर्क्स डन बाय डिफरेंट एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब अपने हार्मोनी बना के रखनी किसके बीच में, अपने डिफरेंट वर्क्स के बीच में, जो कौन करता है, अपने डिफरेंट एम्प्लॉइज और डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने काम को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मैम के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो, हार्मोनी रख के चल रहे हो, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो अब एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ तक मीनिंग तक अपने ने देखा, एक बार देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, तो आप स्कूल में जाके आप किससे कोऑर्डिनेट करोगे, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। अगर आप एक दिन स्कूल नहीं गए तो आपका अगर सबके साथ रिलेशन अच्छा है, आपने सबके साथ अच्छी तरह बना के रखा है, तो वो आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ऐसे ही अपने कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप जॉब करने जाओगे तो आपके और आपके कलीग्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना है। कोऑर्डिनेशन किस तरीके का, काम को लेके भी, अपने रिलेशंस को लेके भी। रिलेशंस मतलब वो वाले रिलेशंस पे मत जाना, रिलेशंस मतलब काम को लेके रिलेशन, कोई आपको सही तरह आंसर करे उस बात का रिलेशन, ऐसे सारे रिलेशन रखो, फ्रेंडशिप रखो। ये चीज किसके अंदर आनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन के अंदर। जब तक आपके बिजनेस में, जब तक आपकी स्टडीज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो, जिससे आप अथॉरिटीज ले रहे हो, वो अगर देने वाला सही नहीं होगा, तब तक आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। सबसे सबसे मेन काम किसका है, कोऑर्डिनेशन का है। ठीक है, जब तक आपके बिजनेस के अंदर और आपके फ्रेंड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आपके गोल्स अचीव
नहीं होंगे, ठीक है। वही चीज हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। अब आप देखना वही सारी चीजें रिपीट होगी जो मैंने अभी बोला है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेसेसरी इन एवरी फील्ड, नेसेसरी इन एवरी फंक्शंस। देखो नेसेसरी इन एवरी फंक्शंस का मतलब ये कि हम प्लानिंग देख रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग देख रहे हो, स्टाफिंग देख रहे हो, डायरेक्शन देख रहे हो, कंट्रोलिंग देख रहे हो, ये सारे फंक्शंस के लिए नेसेसरी। ये सारे फंक्शंस में क्या है? नेसेसरी है। जब तक हम लोग ये सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तब तक हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक हमें ये पता होना चाहिए कि हमको किसको कितनी अथॉरिटी देनी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, कौन सी चीज किसको कब तक कहाँ तक के पावर्स देने, ये सारी चीजें हमको पहले से पता होनी चाहिए। आपको कोऑर्डिनेट करके रखना है। ये नहीं कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने लोग बैठे हैं, एक सीईओ बैठा है, एक जनरल मैनेजर बैठा है, वो अलग डिसीजन ले रहा है, वो अलग डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन हम आगे पास कर रहे हैं, तो इससे आपका काम कभी सही तरह नहीं होगा। फिर क्या है? कम्युनिकेशन। देखो जो भी आप कम्युनिकेशन फील्ड ले रहे हो, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ले रहे हो, आप मेल ले रहे हो, आप जो भी मीडिया सिलेक्ट कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। एक ही मीडिया पूरे आपके बिजनेस में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टॉप लेवल पे बैठे हैं वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, जो मिडिल लेवल पे बैठा है वो टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। इससे वो वर्कर्स जो है जो काम कर रहे हैं उनको अपना एक मीडिया साइट नहीं हो पाएगा कि हमको कहाँ से कम्युनिकेट करना है अपने एम्प्लॉयज से। देखो फिर कॉपरेशन, फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ कॉपरेट करके चलना है। आपको ऐसा नहीं कि ये अच्छा काम कर रहा है इससे हम बात नहीं करेंगे, जलन करोगे, इसको ज्यादा मिल रहा है हमको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं। कॉपरेट करके साथ काम करना है, ठीक है। फिर के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आपके बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेट करके आप काम कर रहे हो, आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो, जिससे भी ऑर्डर ले रहे हो, वो इंसान आपका एकदम सही है, अलग अलग रिप्लाई नहीं आ रहे कहीं से, तो आपके रिसोर्सेज का क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। फिर क्या है? सिक्स्थ पॉइंट, रिलेटेड विथ एवरी फंक्शंस। सारे फंक्शंस बिजनेस के अंदर जितने भी फंक्शंस हम कर रहे हैं वो सारे फंक्शंस के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। यही जो हमने पढ़ा कि प्लानिंग जब हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस तो हम कुछ प्लान करके रखेंगे और लास्ट में सारी चीजें करने के बाद इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो हम लेके जा रहे हैं उस सारी प्रोसेस के बीच में क्या होना चाहिए? हमारा कोऑर्डिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो वो क्या लिखा है? फर्स्ट, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। फॉर एन एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, ठीक है, तो आप अपनी कंपनी के अंदर ये सारे फंक्शंस लोगे, पहले प्लानिंग करोगे कि आपको कंपनी कैसे बनानी, किस लिए बनानी, ये सारा प्लानिंग करोगे, रजिस्टर करवाओगे, ये प्लानिंग के अंदर आएगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, उस कंपनी के लिए आपको क्या क्या सेटअप्स चाहिए सारा ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। फिर क्या लगाओगे? स्टाफ लगाओगे, जो आपने ऑर्गेनाइज किया है उसके अंदर आपको किस तरीके के स्टाफ की रिक्वायरमेंट है आप वो लोगे। फिर डायरेक्शन दोगे अपने स्टाफ्स को कि आपको अपना काम किस तरह करना है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज को आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। फिर क्या आएगा? कंट्रोल। सारी चीजें करने के बाद आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके ये फर्स्ट आपकी जो भी कंपनी का नाम है, सपोज XYZ, तो आपके ये सारे फंक्शंस के अंदर ये काम इतना नेसेसरी है, ठीक है। ये जब तक आप ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका काम सही तरह शुरू नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकेंड, आप अपने सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक परफेक्ट डिसीजन रखोगे। आप जो भी काम जिसको दे रहे हो, जो भी इंसान को ये आपने दिया है कि आपको ये काम उसको इस तरह देना है, आपने जिसको अथॉरिटी दी है वो चीज आप आगे पास ऑन करोगे, ठीक है। तो हर एक लेवल के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या? कम्युनिकेशन स्किल। मैंने बोला कि जो भी मीडिया आप यूज कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप अपने कंपनी के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू ही सबसे बात करने का रखोगे, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक। जो भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है वो आप किससे करोगे? व्हाट्सएप से करोगे, ठीक है। फिर क्या है? कॉपरेशन। आप अपने एम्प्लॉयज को यही सिखाओगे कि आपको सबके साथ कॉपरेट रह के काम करना है। पर वो कब होगा? जब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हो और आप अपने सारे जो सीईओ के साथ में आप बैठे हो उनके साथ आप कॉपरेट करके काम कर रहे हो, तब जाके वो लोग आपसे सीख के कॉपरेट करके काम करेंगे, ठीक है। फिर क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने एम्प्लॉयज को यही गाइडेंस दोगे कि आप जो रिसोर्सेज लेके आ रहे हो, जो भी चीज आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप जो भी रिसोर्सेज लेके आ रहे हो उसका वो क्या करे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। फिर क्या है? रिलेटेड विथ एवरी फंक्शंस। जो भी फंक्शंस आप फॉलो कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी फंक्शन फॉलो कर रहे हो उन सब के लिए क्या होता है? कोऑर्डिनेशन रिलेटेड होता है।
जब तक आपके बीच में हार्मोनी नहीं रहेगी, जब तक आप कोऑर्डिनेट करके नहीं चलोगे, तब तक आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। अगर आपको बीए समझना है तो आपको अपने एग्जाम्पल्स लिख के ही समझना पड़ेगा। सपोज करने में क्या जा रहा है, अपनी एक कंपनी है, कर लेते ना, अपने को थोड़ी सच में करना है, कहीं से लाने आपको पैसे, सपोज कर लेने का हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल सेट करके फिर आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसा एग्जाम्पल लिया था। ये सारी चीजें आप मेरे को बताना, तो मैं आपसे गाइडेंस लेके फिर एग्जाम्पल रखूंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी तो पढ़ना जरूरी है। देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है। फर्स्ट, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन अदर मार्जिनल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा बिकम इफेक्टिव। कोऑर्डिनेशन के वजह से ये सारे फंक्शंस क्या बनेंगे, इफेक्टिव बनेंगे। क्यों इफेक्टिव बनेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया कि अगर अपने सारे फंक्शंस को एक तरह लेके जाना है, एक प्रोसेस में लेके जाना है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। जब तक हम एक होके काम नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। आप अपने घर पे ले लो एग्जाम्पल, आपकी मम्मी अगर घर की साफ सफाई निकालेगी तो वो एक ही दिन में वो जितना काम कर पा रही उससे ज्यादा आप 10 जन मिलके काम उनको करवाओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा एफिशिएंसी से खत्म होगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन मेक बिजनेस यूनिट फंक्शन इजी। बिजनेस यूनिट के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेशन क्या बना देता है, इजी बना देता है। क्यों इजी बना देता है, क्योंकि आपको अलग अलग लोगों से गाइडेंस नहीं लेनी है, आप जिससे काम ले रहे हो वो कोऑर्डिनेट करके आपके साथ चल रहा है, इसीलिए। फिर क्या है थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पूरे होंगे। फिर क्या है फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन मेक हार्मोनी अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस। हम अगर एक डिपार्टमेंट में देखेंगे ना कि अगर देखो जैसे आप अपने स्कूल में जाओगे तो देखोगे कि एक ग्रुप है ना वो ज्यादा कोऑर्डिनेट करके चलता है, वो सारा काम एक दूसरे को पूछ के करता है, वो जो भी एक इंसान डिसीजन लेता है उस पर सब राजी ही होते हैं, उनके बीच में हारमोनी देखोगे ना तो आप ये सोचोगे कि हम भी ऐसा कोई ग्रुप बनाए जिसमें हमारी हारमोनी हो, हम अपना सारा काम मिलजुल के करें। वैसे बिजनेस यूनिट्स में होता है, कुछ दूसरों को देख के कंपेयर करके ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। फिर क्या है फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड दैट टाइम कैन बी मेंटेन। कोऑर्डिनेशन के वजह से सारी एक्टिविटी क्या होती है, बैलेंस होती है और टाइम भी क्या हो जाता है, मैनेज्ड हो जाता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन इनकम्प्लीट वर्क कैन बी अवॉइडेड। मतलब कोऑर्डिनेशन के वजह से जो भी आपके अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि कभी आपका कोई काम अधूरा रह गया, ठीक है, आप किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए तो आपके साथ जो आपके पार्टनर्स है वो आपकी हेल्प करके उस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है, तो ध्यान से पढ़ा होगा आपने। और अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक ऐसा रह गया है मेरे से, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो ही मुझे आइडिया आएगा, ठीक है। फिर आगे लेते हैं अपने फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। देखो पूरे चैप्टर में मेरे को कुछ ज्यादा अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि अगर 12th के बाद आपको बीबीए करना है तो आधे बच्चे ये सोचते होते कि हम कौन से फील्ड ले बीबीए में, तो ये आपके लिए देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो आप, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर सकते हो। ये चारों टॉपिक जो है आपके मैनेजमेंट के रिलेटेड है, आपको इसके अंदर से सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे करके इसको एक बार देख लेते हैं, इसी वीडियो में खत्म करने का ट्राई करेंगे, सो आपका ये चैप्टर खत्म हो। नाउ वी स्टार्ट विथ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। मार्केटिंग मार्केटिंग हमें क्या बताता है कि हमारे मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, राइट, कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, ये सारी चीजें मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आती है। अगर आप कोई नया बिजनेस खोल रहे हो तो आप सबसे पहले रिसर्च करोगे कि वो बिजनेस का सिमिलरिटी कहीं पे है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, आप इसको बेचोगे तो कौन से रेट पे बेचोगे, वो प्रोडक्ट आपके जो भी कस्टमर्स है उसे पसंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब आते हैं मार्केट रिसर्च में, ठीक है। मार्केट रिसर्च एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके बुक के अंदर बहुत छोटा दिया गया है, तो इसको हम लोग जितना है उतना ही समझ के ख़त्म करेंगे, ठीक। इसके फंक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, अगर आप नई कंपनी है, ठीक है,
तो आप नया प्रोडक्ट बनाओगे या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या बना हुआ प्रोडक्ट है आपके पास, उस प्रोडक्ट के अंदर आप जो चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, जो चेंजेस मतलब अगर आप उसके कलर का चेंज कर रहे हो, आप उसके वेट का चेंज कर रहे हो, या नया प्रोडक्ट बन रहा है तो आप उसके अंदर कौन सा कलर यूज करोगे पैकेट पे, कौन सा क्या वेट लगाओगे, कैसे साइज होगी उसकी, ये सारी चीजें आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करोगे, ठीक है। उसके बिना आपका प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं बन पाएगा, राइट। देखो हम एक पैकेट लेते हैं, ये इसके अंदर इसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट का देखो पहले कलर दिया गया है, कितनी साइज में वो दिया गया है, कितनी वेट है वो भी दी गई होती है, कि आपको ये खाने से क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर दी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, प्राइस और प्राइस मिक्स। प्राइस और प्राइस मिक्स क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करोगे, उसकी क्या आप सेल पॉलिसी लगाओगे, क्या आप डिस्काउंट लगाओगे, कितने कमीशन पे दोगे, ये सारी चीज किसके अंदर आती है, प्राइस के अंदर आती है। प्राइस आपकी पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए कि आपका इतना खर्चा होने वाला है, इतने आपके एक्सपेंसेस है और इतना आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिसाइड करके रखनी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या होता है कि आप किसको बेचोगे, कितने रेट पे बेचोगे। जैसे आपको अगर अपना बिजनेस रिटेल के साथ करना है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल को दे दो, या होलसेलर को बीच में लिंक रखो ही, आपको ऐसा बिजनेस करना है, या आपको होलसेलर को बीच में रखना है, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड होती है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस तरीके से करोगे। आप इंस्टाग्राम के थ्रू करोगे, आप व्हाट्सएप के थ्रू करोगे, आप कम्युनिटी बनाओगे उसके थ्रू करोगे, सारा चीजें आप पे डिपेंड होती है, आपके बिजनेस है, आपको देख के करना है, ठीक है। फिर क्या है, प्रमोशन और प्रमोशन मिक्स। देखो प्रमोशन क्या होता है, अगर आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो प्रमोशन क्या होता है, सबसे प्राइमरी नीड होती है। विदाउट प्रमोशन किसी को आइडिया नहीं आएगा कि आप क्या करने जा रहे हो, तो आपको प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें डाल रहे हो, क्या उसके एडवांटेजेस है, आपका प्रोडक्ट लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, ये प्रमोशन के थ्रू ही पता चलेगा। प्रमोशन एक एक्सपेंस है हमारे लिए, वन टाइम एक्सपेंस है, बट उसको एक्सपेंस करने के बाद, प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंस करने के बाद आपको जो फायदा होगा ना सेल्स के थ्रू, वो ज्यादा होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, देखो ये पैकेट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये पैकेट के अंदर क्या लिखा है, ये आपकी समझ लो XYZ आपकी एक कंपनी है, आप ये एक पैकेट बना रहे हो, ठीक है। तो आप अपने पैकेट का कलर पहले डिसाइड करोगे, उसका साइज कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, उसमें कौन सी चीजें आप मेंशन करोगे, ये सारी चीजें आप ये प्रोडक्ट के अंदर बताओगे। फिर प्रोडक्ट के अंदर प्राइस भी बताओगे, आप अपने इस प्रोडक्ट को किसको देने वाले हो, ये आ गया अपने डिस्ट्रीब्यूशन में कि किस किसके हाथ में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये चीज आ गई। और लास्ट में इसका प्रमोशन करवाओगे। क्या ऐसा होता है ना कि कोई अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को फ्री में बेचता है, राइट। ऐसे सब आप करवाओगे, फ्री सैंपल्स आते हैं अपने घर पे, कभी आपने देखा हो तो, कि आप ये फ्री में यूज करो, आप यूज करके देखो, आपको अच्छा लगे तो आप फिर परचेस करना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, प्रमोशन के अंदर आती है। नाउ वी स्टार्ट विद सेकंड पॉइंट, HRM। देखो HRM का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फंक्शंस में क्या लिखा है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीज। HRM के वजह से, HRM क्या काम करते हैं कि रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है, पैसे कहाँ से लाने हैं, उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारा काम किसके अंदर इंक्लूडेड होता है, HRM के अंदर, ठीक है। तो HRM के वजह से हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर क्या लिखा है सेकेंड पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस। देखो अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स जो है वो हमें हर बात पे सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा बिजनेस क्या चल रहा है, एफिशिएंसी के साथ चल रहा है, मतलब वो अपनी सारी स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छी जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, इंक्रीज प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रेस्टीज क्या होगी, इसकी वजह से इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है, इनके काम जो है वो बहुत इफेक्टिवली होते हैं, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को जानेंगे और इसकी वजह से आपकी गुडविल बढ़ेगी, प्रेस्टीज इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा है, डेवलप टीम स्पिरिट ऑफ बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस में थोड़ा कमा रहे पर अपने वर्कर्स को साथ लेके चल रहे हो, ठीक है, आप हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक चीजों पे आप उनको साथ रख के चल रहे हो, आप उनकी स्पिरिट बढ़ा रहे हो कि ठीक है चलो हो गई गलती, छोड़ो, हम
यहाँ से फिर से शुरू करते हैं ना, क्यों नहीं होगा हमसे। ये सारी चीज आप करवा रहे हो, टीम स्पिरिट रख रहे हो, तो आपका बिजनेस अपने आप डेवलप होगा। लोग आपके काम को देख के आएंगे कि हाँ भाई इस कंपनी में तो इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है एम्प्लॉयज को, तो चलो टीम टीम बना के काम करते हैं ये लोग, एक दूसरे को समझते हैं। हमने पहले वाले टॉपिक में देखा ना कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी, तो ये यहाँ पे काम आता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखा है रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट ऑफ बिजनेस। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मेंटली टॉर्चर नहीं कर रहे हो तो उनके काम के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी, उनका टर्नओवर रेट कम हो जाएगा, वो थकेंगे कम और ज्यादा अच्छी तरह काम करके देंगे आपको, आपका जो आउटपुट है ना वो ज्यादा आएगा इसकी वजह से। फिर क्या है, सिक्स, जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीजेस। आप अपने एम्प्लॉयज को महीने में 2-3 छुट्टी दे रहे हो, ठीक है, उनको हर बार मोटिव कर रहे हो, एक महीने में उनके लिए आप सेमिनार रख रहे हो, नए नए प्रोडक्ट के बारे में आप उन्हें बता रहे हो, नई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उनको जो भी हो रहा है उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो, फ्री एनवायरनमेंट दे रहे हो, उनको अच्छा लगे इस तरह की आप कोशिश कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर है सेवेंथ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो अगर आपके एम्प्लॉयज आपके साथ खुश है, आपकी कंपनी के साथ खुश है, आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्टेज नहीं हो रहे, वो सही ही जगह पे यूटिलाइज हो रहे, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा, तभी जाके आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तभी जाके आपकी प्रेस्टीज इंक्रीज होगी, और तभी जाके आपके एम्प्लॉयज एक साथ काम कर पाएंगे, अगर आपका रिसोर्सेज सही जगह पे यूटिलाइज हो रहा है तो, ठीक है। फिफ्थ एट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंटेन। देखो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हम मार्केट में जो भी गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक टाइम पे अगर आपके पैसे ज्यादा होंगे ना पर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो लोग ज्यादा उसको प्रेफर करेंगे। जो कमा रहा है, जिनकी इनकम है, वो तो यही प्रेफर करेगा कि हम क्वालिटी वाला गुड खाएं, ठीक है। तो आपकी इसकी वजह से क्या होगा, आपकी क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी गुड्स की, और वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। उसको मेंटेन रखोगे ना तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। फिर क्या है, 9 पॉइंट, एनवायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्लेस कैन बी क्रिएटेड। देखो हमारा काम क्या होता है कि हम इंडस्ट्री में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे भी करके कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो एनवायरमेंट जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी एनवायरमेंट को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है वो कम से कम करें हम, ठीक है। ये एचआरएम देखता है कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे कम से कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, 10th पॉइंट, बिजनेस यूनिट कैन बी डेवलप। इसकी वजह से आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा, बस सिंपल। एचआरएम बहुत सिंपल है, लग रहा है आपको पॉइंट से हार्ड, पर इसका मैं ट्राई करूंगी कि जो मैंने शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपको पीडीएफ थ्रू प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। आपकी बुक में थोड़ा लंबा दिया गया है पर अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। It includes acquisition of finance, utilization of finance and allocation of capital. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो क्या मैनेज करता है कि फाइनेंस के फंक्शंस को मैनेज करता है, ठीक है। उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि हम कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, और एलोकेशन ऑफ कैपिटल, और कौन सी जगह पे हम लोग कैपिटल को लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, फाइनेंस के अंदर। अब आप एक सपोज कर लो कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक फाइनेंस मैनेजर को रखा है। अब फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देखो, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंस की कितनी नीड है ये कौन देखेगा, आपका फाइनेंस मैनेजर। कौन सी जगह पे, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी फाइनेंस की नीड है, ठीक है, ये काम कौन देखेगा, फाइनेंसिंग मैनेजर। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लान फाइनेंस। अब फाइनेंस को लाएंगे कहाँ से, सपोज आपको 50 करोड़ की जरूरत है, तो आप 50 करोड़ लाओगे कहाँ से, आप उसका प्लान करोगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन फाइनेंस बजट। 50 करोड़ चाहिए, पर वो 50 करोड़ कौन सी चीजों के लिए चाहिए, वो पूरा बजट बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएगा कि प्रिपेयर बजट, कि आपको एक फिक्स अमाउंट इतनी चाहिए, पर वो कहाँ कहाँ लगेगी ये आपको बजट के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एलोकेट इनकम। अब आप उस फाइनेंस को हर जगह पे जिस चीज के लिए आप लाए हो, जिस चीज के लिए आप इनकम लाए हो, उसको एलोकेट करो। फिर क्या है, फिफ्थ पॉइंट, प्रिपेयर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट सोर्स ऑफ कैपिटल।
अब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ कि आपको आपके कैपिटल में, आपको आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी कितनी चीज़ें चाहिए। और फिर सोर्स ऑफ कैपिटल कौन से, जैसे कि आप एक काम करो कि अगर आपके पास और पैसे कम पड़ रहे तो आप कैपिटल आप बोरो करो, ठीक है, कैपिटल बोरो करो, आईपीओ निकालो, शेयर्स इशू करो, फिर लॉन्ग टर्म लोन लो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, 6 एक्वायरिंग दी फाइनेंस, अब फाइनेंस आप अपनी कंपनी में लेके आओ। फिर 7th यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, अब उस फाइनेंस को यूटिलाइज करो। फिर क्या है, 8th फॉर्मुलेट फाइनेंस पॉलिसी, अब आप फाइनेंस लेके आए तो फाइनेंस के लिए एक पॉलिसी बनाओ कि ये जगह पे अपना फाइनेंस लगने वाला है, ठीक है, ये इस पॉलिसी से आगे हमें नहीं जाना है। फिर 9th प्लान फॉर टैक्स, फाइनेंस लेके तो आ गए पर अब उसको टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा ना, फाइनेंस के सामने जितना आप लेके आए हो उतना आपको गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा कि आपके गवर्नमेंट ने इनकम डिसाइड की गई है कि इतने इनकम पे आपको इतना टैक्स देना है, ठीक है। फिर 10th अरेंजमेंट ऑफ असेट्स, अब जिस चीज़ की आपको मेन ज़रूरत थी, असेट्स, आपने इसीलिए तो फाइनेंस लाया, ठीक है, तो आप उस असेट को एक्वायर करो। क्लियर? डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता देना नीचे, हम ट्राई करेंगे कि उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए, क्योंकि इसके अंदर कोई एग्जाम्पल मेरे पास अभी नहीं है, फिलहाल में इस पर कोई एग्जाम्पल बन नहीं सकता, वरना तो मैंने कब से बना दिया होता आपके लिए, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब क्या होता है कि अपने जो गुड्स लेके आ रहे, जो रॉ मटेरियल्स अपने लेके आ रहे हैं उसको फिनिश गुड्स तक लेके जाने का, ठीक है, वो होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। अभी देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते, अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, planning, decided program, maintaining, coordination, direction and keeping control is called production management। मतलब अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हम डिसाइड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं और कंट्रोल रख रहे हैं अपनी एक्टिविटीज पे, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब उसके फंक्शंस पढ़ते हैं, देखो क्या है, फर्स्ट टू प्लान प्रोडक्शन प्रोसेस, हमें क्या प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, उसकी प्रोसेस को पहले प्लान करेंगे। उसके बाद क्या है, रिसर्च ऑन प्रोडक्शन, जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करेंगे और प्रोडक्ट मिक्स मतलब उसके अंदर कौन सी चीज़ें लेंगे, कलर कौन सा लेंगे, साइज कौन सा लेंगे, कितने वेट में लेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। फिर क्या है, 4th पॉइंट, सिलेक्ट नेसेसरी मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, अब जो प्रोडक्ट हम बना रहे उसके लिए कौन सा मशीन चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करनी है, वो हम रेफर करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, सिलेक्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, कहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना है ये हमें डिसाइड करना है, और वहाँ पे जाके हमें अरेंजमेंट करनी मशीन्स को लगाने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, टू एस्टिमेटेड नेसेसरी रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन, अब हमें अपने प्रोडक्शन के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज आज हम ये एक पेन बना रहे हैं तो उसके लिए हमने प्लान किया, फर्स्ट क्या किया, हमने प्लान किया, फिर रिसर्च की इसके प्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे वो सोचा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखेंगे वो सोची, उसके बाद क्या हम इसको बनाने के लिए कौन सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सोचेंगे। उसके बाद इसको कहाँ पे बनाएंगे, कौन सी प्लेस पे बनाएंगे कि जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ ना हो, उससे लोगों को नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, ऐसी मशीनरीज लाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, टू एस्टिमेट नेसेसरी रॉ मटेरियल्स, हाँ ये हो गया। 7, टू मेक कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन, अब हमें एक कंट्रोल बना के चलना है अपने प्रोडक्शन पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे और उतना हमारे मार्केट में डिमांड भी ना हो हमारे प्रोडक्ट की, ये गलत हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। फिर क्या है, 8.2, टू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल, मतलब ज़्यादा कमाने की लालच में हमें अपनी क्वालिटी नहीं बिगाड़नी है, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एज इट इज रखनी है जो हमने पहले रखी थी, उससे किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो इस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है उसको नुकसान नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, 9, टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस कॉस्ट, मतलब जो अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ये पेन बनाने के लिए हमको बहुत कम रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है,
पर हम उससे ज्यादा रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसको पड़े रहने दे रहे हैं या उसको एक्सपेरिमेंट ही करे जा रहे हैं उस पर। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लगा रहे हैं एक पेन को बनाने के लिए, उसको हमें रिड्यूस कर देना है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है वैसे एक्सपेंस हमें नहीं करना है। फिर क्या है, टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक एंड वेरिएंस इन अ प्रोडक्ट। जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर वेरिएंस आ रहा है या जो जो चीज की उससे रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक चीजों की जो उससे रिक्वायरमेंट है, वो हमें देखना है, मार्केट रिसर्च करना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट तक देख लिया, हमारा पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि इसके रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम्पल ही नहीं, पर पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ गया आपके लिए। मिशन मंगल करके एक मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देखना, अभी नहीं देखने जाना, अभी मेरा वीडियो खत्म करके जाना, मेहनत की मैंने। देखो, मिशन मंगल करके एक मूवी है जिसके अंदर ये चारों हेड्स आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह। पहले वो मूवी के अंदर क्या है कि पहले वो चाहते हैं कि मार्केट की रिसर्च करे, जो वो बनाना चाहते हैं, जैसे वो मास पे जाना चाहते हैं, तो उसने पहले रिसर्च किया कि कौन सी कंट्री ने उसको बनाया है, कौन सी कंट्री से फेल हो गई है बनाने में, कौन नेगेटिव पोजीशन पे है, और हम कहाँ पहुंच सकते हैं, हम कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं। उसने पहले क्या किया, मार्केट की रिसर्च की। वही हमारा पहला पॉइंट है कि हमें क्या करना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाए वो हमारा मार्केट में सक्सेस हो, ठीक है। तो हम पहले पूरा एनवायरमेंट स्टडी करेंगे कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या चीज लेके आ सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड, HRM। अब जैसे हम लोगों ने रिसर्च कर लिया, उसने देखो पूरे मूवी में रिसर्च किया कि हम लोग मार्स पे जा सकते हैं क्योंकि वहां पे चाइना जाके आया पर फेल हो गया, हम कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग भी ये डिसाइड करने के बाद कि आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, तब आपको बनाने वाला भी तो चाहिए होगा ना। तो आप क्या करोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब आप इंसान लेके आओगे, वो स्किल, वो नॉलेज वाले, जिनके पास वो चीज बनाने की एफिशिएंसी है, ऐसे लोगों को आप लेके आओगे, ठीक है। तो वो हमारा आएगा HRM में। फिर थर्ड, फाइनेंस मैनेजमेंट। अब देखो, उस मूवी के अंदर है ना, देखना आप कितनी बार उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। उसको मार्स पे जाने के लिए जो सैटेलाइट उसने चूज किए, उसके अंदर भी वो इतनी प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहा है। वो बजट बनाने में उसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, वो बजट को लेके आने में उसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे ही आप बिजनेस करोगे तो आपका पहला मोटिव ये होगा कि आप फाइनेंस कहाँ से लाओगे। आपने दोनों चीज कर ली, इंसानों को लाके क्या बिठा दोगे कि चलो भाई मैं तो तुम लोगों को ऐसे ही लेके आया था, देखो अब मेरे को, ऐसा तो नहीं कर सकते, हमको फाइनेंस की तो जरूरत पड़ेगी। तो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगी, फाइनेंस मैनेजमेंट। एंड लास्ट हमारा आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब सब सब कर लिया हमने, ठीक है, इंसान भी ले आए, मार्केट रिसर्च भी कर लिया, फाइनेंस भी ले आए, अब क्या करोगे, बस ऐसे चलो लो पैसे, बहुत पैसे हमारे पास, ऐसे बांटोगे नहीं। जो चीज के लिए आप लेके आए, जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लेके आए, उसको आप बनाओगे, ठीक है। अब आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करोगे। लास्ट में वो मिशन मंगल में वो प्रोडक्ट को बना रहा है, वो मार्स पे ले जाने के लिए सैटेलाइट बना रहा है। ऐसे ही आप कोई भी बिजनेस करोगे तो लास्ट में आपका एंड प्रोसेस क्या होगा, प्रोडक्शन करना, वो प्रोडक्ट को लोगों के लिए यूजफुल बनाना। ये आता है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा और आपने इसको रिलेट किया होगा अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ। हम मैंने मेहनत की, देखो आप मूवी भी जाके देखना और मेरा वीडियो भी पूरा देखना प्लीज। और आप लोग क्या करते हो, मेरा वीडियो तो देख रहे हो पर उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक आप मेरे साथ बने नहीं रहोगे, आपके डाउट्स नहीं शेयर करोगे, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं दोगे, तब तक मुझे सच में नहीं आइडिया आएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर हम गलती कर रहे होंगे तो हम सुधारेंगे, और अगर आपको किसी ज्यादा चीज की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।